नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर बच्चे और सभी बड़े यहाँ पर खूब ही इंजॉय करते हैं तो स्वाति मल्होत्रा भी अब उन्हें कहती है कि मुझे भी कुछ काम याद आया, मैं भी अभी जाती हूँ। उसकी बात को सुनकर अब स्टैचू कहती है कि ध्यान से, कभी इस बार भी तुम्हें कोई देख ना ले। अब स्वाति कि स्टैचू की ये बात सुनकर अब कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना काम अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में भी महेंद्र राजीव का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा था। महेंद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसी बात पता चली थी जिसे वो जल्द से जल्द राजीव को बताना चाहता है। जब महेंद्र को पता चलता है कि राजीव टेरेस पर है तो महेंद्र अब टेरेस पर ही जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि राजीव गुलेरिया तो वहां पर अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो इसकी फाइटिंग प्रैक्टिस के बाद में ही उनसे ये बात करेगा, लेकिन तभी अचानक से ही उसका इंतजार खत्म हुआ और महेंद्र ने देखा कि राजीव गुलेरिया ने अभी अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के बीच में एक ब्रेक ले लिया था। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और उसके पास जाकर कहता है, आरजी एक बुरी खबर है। इस बात पर अब राजीव कहता है, तुम खबर सुनाओ, उसके बाद देखते हैं वो अच्छी है या बुरी, क्योंकि जब तक खबर के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि वो बुरी खबर है, क्योंकि उस खबर को डिसाइड मैं करूँगा, इसलिए पहले तुम मुझे बताओ। इस बात पर अब महेंद्र कहता है, वो मुझे खबर मिली है कि धनंजय पीरामल जिंदा है। महेंद्र की ये बात सुनकर तो अब आरजी पर बस उसे ही देख रहा था और अब वो उसे कहता है, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। अब राजीव की इस बात पर अब महेंद्र कहता है, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे पता चला है कि धनंजय जिंदा है, धनंजय पीरामल यानी कि मेरा सौतेला भाई जिंदा है। महेंद्र की ये बात सुनकर अब आरजी एक गहरी लंबी सांस लेता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम सच कह रहे हो क्या। इस बात पर अब महेंद्र कहता है, हाँ यार, मैं सच ही कह रहा हूँ, तेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए ही जैसे ही मुझे ये पता चला मैं यहाँ पर दौड़ कर आया। आलिशा धनंजय भाई को अपना पिता मानती है। वैसे तो रिश्ते में वो उसके मामा है, लेकिन वो उन्हें अपना पिता का दर्जा देती है कि वो उन्हें अपने पिता के समान मानती है और उनकी हर एक बात को भी मानती है। और इतना ही नहीं, धनंजय भी आलिशा को बिल्कुल अपनी बेटी मानता है, यानी कि वो अपनी बेटी की तरह ही उसे प्यार करता है, उसकी हर एक बात को सुनता है और वो भी उससे बहुत ही प्यार करती हैं। महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव उसे कहता है, क्या सच में आलिशा धनंजय से बहुत प्यार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा बस खून जलाने के लिए ये सब बातें कह रहे हो? इस बात पर अब महेंद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ मैंने तो खूब करीब से देखा है, सच में वो दोनों एक दूसरे को एक बाप और बेटी की तरह प्यार करते हैं। ये सुनते ही अब राजीव अपने मन में ही यही सोचता है कि सच में क्या किस्मत पाई है मैंने, मेरे जैसी किस्मत सच में किसी की भी नहीं हो। मेरे दोनों बच्चों का पिता मैं ही हूँ और उन दोनों के लिए उनके पिता तो कोई और ही हैं, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो उनके पिता मैं हूँ, क्योंकि अगर आकाश की तरफ से देखा जाए तो आकाश करण को अपना पिता मानता है और अगर आलिशा को देखा जाए तो आलिशा धनंजय को अपने पिता के समान मानती है। मैं तो इनकी लाइफ में कहीं पर भी इनके पिता के समान हूँ ही नहीं। अब वो अपने मन में ही सोचता है कि क्या मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी में मेरा कोई हक नहीं है, क्या मैं उनकी ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं रखता हूँ। या राजीव गुलेरिया अब अपने ही ख्यालों में था तो वहीं दूसरी तरफ इधर डिज्नीलैंड में अपने रूम में सो रही अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में थे। यहाँ अनिका अब रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, अब चलो छोड़ो, मुझे चेंज करना है। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, तुम उठो, तुम पहले चेंज कर लो। रोहित
रोहित की बाहों से आज़ाद होते ही अनिका अब उस रूम के बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं रोहित अपने फ़ोन को निकाल कर एक मैसेज टाइप करता है कि उस काम को जल्दी करो। यहाँ रोहित अब उस मैसेज को लिखकर सेंड कर देता है और वो अपने बेड से उठकर अब गैलरी की तरफ आ जाता है। कुछ ही देर में अनिका भी अभी बाथरूम से बाहर आ जाती है। तो अब वो अपने पूरे के पूरे रूम में देखती है तो उसे वहाँ पर रोहित कहीं भी खड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो गैलरी की तरफ देखती है तो रोहित उसे वहाँ पर खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर अनिका के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। रोहित की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के बाद अब अनिका उस शख्स उसके साथ खड़ी हो जाती है और अब वो अपने हाथ को अब रोहित के हाथों पर रख देती है। अनिका के सपर से रोहित उसे देखकर कहता है, बी रेडी फॉर अनदर सरप्राइज अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका उसे बड़े ही ध्यान से देखती है। तो अब रोहित आसमान की तरफ देख रहा था। रोहित की नज़रों का पीछा करते हुए अनिका भी जब आसमान में देखती है तो उसके सामने एक चॉपर आ जाता है जो कि ढेर सारा स्मोक रिलीज करता है। कुछ ही देर तक तो अनिका को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी उसकी नज़र अब उस स्मोक पर गई तो वहाँ पर ढेर सारी बटरफ्लाई उड़ रही थी। कुछ ही देर में उस स्मोक में एक दिल का शेप बन गया था और उस दिल में सबसे ऊपर रोहित लिखा हुआ था। उसके बाद अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया और फिर अनिका। ये देखकर तो अनिका अब रोहित से कहती है, इसका क्या मतलब है मिस्टर मारवा, ये क्या है? इस बात पर अब रोहित कहता है, ये हमारा रिश्ता है अनिका। तुम और मुझे जिस डोर से जोड़कर रखा गया है ना, वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने ही हम दोनों को जोड़कर रखा हुआ है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे कसकर एक हक कर लेती है कि तभी अब उसके कानों में दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा मैं देखती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब गैलरी से पहले रूम में आती है और वो रूम में आने के बाद अब दरवाजे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर उसके सामने स्वाति मल्होत्रा और उसके साथ वो स्टैचू भी खड़ी हुई थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अभी इनके कमरे के बाहर थी। यहाँ इससे पहले कि अनिका उनसे कुछ भी कहती कि तभी वो स्टैचू अब अनिका के ऊपर जल्दी से एक अटैक कर देती है। जैसे ही अनिका नीचे गिरने वाली थी कि तभी वो स्टैचू अब अनिका को गिरने से पहले ही पकड़कर अपने हाथों में उठा लेती है और अब स्वाति मल्होत्रा को देखकर कहती है, मेरा काम तो हो गया है, अनिका मैडम को लेकर मैं जा रही हूँ, अब आपकी बारी, अब आप देखो आपको आपका काम कैसे करना है। ये कहते हुए स्टैचू अब अनिका को लेकर जाने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा रोहित के रूम के अंदर आकर कहती है, हमें चलना होगा रोहित, क्योंकि अब समय हो गया है हमारा यहाँ से चलने का। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित उसे कहता है, लेकिन अनिका कहाँ है माँ, वो तो दरवाजा खोलने के लिए गई थी ना। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है। इसके बाद रोहित और स्वाति ये दोनों भी अब उसे कास्टल से बाहर निकल कर चले जाते हैं। तो वहीं रोहित और अनिका के रूम में अब एनी और जॉन अनिका और रोहित बनकर आ जाते हैं, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो कि रोहित और अनिका अब एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनी और जॉन पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से प्लान बना लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। अब तक उस कास्टल में सभी की नींद खुलती है तो उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो सच में कितनी गहरी नींद में सो रहे थे। एक एक करके सभी अब अपने अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वहीं रोहित और अनिका बनकर एनी और जॉन भी वहां पर आ गए थे। यहाँ पर जॉन अब सभी से ही कहता है, मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया है। इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं अब वो सभी वहाँ के मैनेजर और स्टाफ को थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। तो वहीं धनंजय पीरामल अब बड़ी रानी से कहते हैं, हमें राजमहल चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा क्या डिसीजन है
तुम राजमहल जाना चाहती हो या तुम्हें अभी भी रोहित के पैलेस में ही जाना है? अपने भाई की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, चलिए भाई राजमहल ही चलते हैं, क्योंकि सच में बहुत दिन हो गए हैं। अब तक सभी पार्क से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब वो सभी डिज्नीलैंड होटल में जाकर अपने अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। यहाँ पर चिराग ने बस को आने के लिए फ़ोन कर दिया था, क्योंकि चिराग और अब्दुल ने अब फिर से, जैसे उन्होंने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी, वैसे ही अब फिर से वो दोनों अपने काम पर लगने वाले थे। कुछ ही देर में सभी उस होटल से चेकआउट कर जाते हैं और अब वो जल्दी से सभी एक एक करके अब उसे बस में बैठ जाते हैं। आते वक्त जितनी एनर्जी इन सब लोगों में थी, इन सभी के बीच में जाते वक्त तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इनमें से किसी का भी जाने का मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि सभी के ही चेहरे मुरझाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो पल इन्होंने यहाँ पर जिए हैं वो उन पलों को फिर से याद कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो अपनी यहाँ से कुछ मेमोरीज लेकर जरूर जा रहे थे। रिया तो अब अपनी बड़ी मौसी के बगल में ही बस सो गई थी, तो वहीं पिंकी भी अब तक सो चुकी थी। कुछ देर के सफ़र के बाद वो बस अब सेंट्रल पेरिस में आ जाती है। तो यहाँ पर चिराग और अब्दुल अब दोनों ही अब ज्योत्सना और फारिजा को छोड़ने के लिए नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का सफ़र बस यहीं तक ही था। अब फारिजा और ज्योत्सना को जाता हुआ देखकर अब ऐसा आयशा मारवा कहती है, बेटा आप दोनों कहाँ जा रही हैं? आप दोनों हमारे साथ कुछ दिन और रुकिए ना। इस बात पर अब फारिजा कहती है, अरे नहीं मैडम, वो वहाँ पर घर में अम्मी अकेली हैं, बस हम तो कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आए थे। वो अकेले ही सब कुछ संभाल रही होंगी, जो उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ दिन और रुक गए तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ आए और सभा के पापा ने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। हमारे लिए तो मैडम उतना ही काफ़ी है और हम उसी में ही खुश हैं। यहाँ ज्योत्सना भी अब चिराग को कहती है, थैंक यू सो मच। चिराग और अब्दुल यहाँ पर दोनों ही अब अपनी फैमिली को ऐसे जाता हुआ देखकर बहुत ही इमोशनल हो रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था और उसके लिए वो अपने मन में रोहित के लिए बहुत ही थैंक यू भी फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपने शब्दों में बता भी नहीं सकते कि उन्होंने जो पल यहाँ पर आज जिए थे वो कभी इन पलों के बारे में दोबारा से सोच भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि रोहित के लिए वो उनका क्या काम था, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, वो अच्छी तरह से जानते थे। इसी टफ समय में भी इतने बिजी शेड्यूल में भी वो अपनी फैमिली से मिल पाए, उनके लिए यही काफ़ी था। यहाँ पर अब सभी को ही बाय बोलकर वो सभी अब बस से नीचे उतर जाते हैं। तो वहीं अब श्रेया अब आकाश से कहती है, तुम अब अपने काम पर फोकस करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। क्योंकि अब यहाँ से श्रेया, राजलक्ष्मी और बच्चे ये सब भी अलग से जाने वाले थे, इसलिए अब श्रेया भी आकाश को अपने थैंक यू भरे लफ्जों में ये सब कहती है। श्रेया कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आकाश कि तुम्हारा काम कितना ज़्यादा है, इसलिए मुझे भी अब पापा के साथ ही रहना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर शायद तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। और ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आकाश को कितना काम होता है, इसलिए मैं पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम साथ में ही इंडिया चलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे पापा के पास ही रहना है। श्रेया की ये बात सुनकर अब आकाश भी कहता है, आई प्रॉमिस श्रेया, अब मैं भी तुम्हें साल में एक बार इस तरह के वैकेशन पर जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि सच में फैमिली को समय देना कितनी ज़रूरी बात होती है। क्योंकि अब तक मैंने जो गलती की है, आगे से मैं उस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैंने आज तक इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। और हाँ, अब तुम जब चाहो यहाँ पर अपने पापा के साथ रहने के लिए आ सकती हो। वैसे तो मैंने भी तुम्हें कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, लेकिन तुम परिवार की जिम्मेदारी में अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम यहाँ पर चाहे राजलक्ष्मी के साथ ही क्यों ना आई हो, उसकी वजह से ही क्यों ना आई हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट तुमने परिवार में से निकलकर अपने लिए थोड़ा सा समय तो निकाला।
क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ भी एक पर्सनल लाइफ होती है। और ये मुझे रोहित और अनिका से सीखने को मिला। जहाँ एक तरफ श्रेया और आकाश के बीच में यही बातें हो रही थी, तो वहीं मयूर गुलेरिया और राजलक्ष्मी भी यही सब बातें कर रहे थे। श्रेया और राजलक्ष्मी दोनों ही अब आकाश और मयूर को बाय बोलकर बस में खड़े हो जाते हैं। तो वहीं पिंकी और यश ये पहले ही श्रेया और राजलक्ष्मी को देख रहे थे और फिर अब वो आकाश और मयूर को, और फिर वो दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे साथ जाएं। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब पिंकी अपने पापा से कहती है, हम नानू के यहाँ जाएंगे क्या डैड? पिंकी की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ तुम वहीं पर ही जा रही हो, क्योंकि जब तक मेरा यहाँ पर काम खत्म नहीं होता तब तक आप अपने नानू के साथ ही रहोगे। यहाँ पर अब कैलाश अधिकारी के साथ यश और पिंकी ये सभी अब उनको बाय बोलकर जाने लगते हैं। जहाँ एक तरफ ये सभी एक अपनी अपनी फैमिली को बाय बोल रहे थे, जो समय इन्होंने साथ में गुजारा था उनकी कुछ अच्छी स्वीट सी यादों को लेकर ये बेमन से अब अपने अपने रास्ते पर हो जाते हैं। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल, बड़ी रानी आलिशा और प्रिंसेस लतिका भी अब राजमहल के लिए जाने के लिए खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग भी आज यहीं से ही राजमहल जाने वाले थे। यहाँ करण गुलेरिया अब अपने दोस्त को ऐसे खड़ा होता हुआ देखकर वो कहते हैं, यार साथ में आए थे ना, तो साथ में ही तो जाना चाहिए ना, अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? करण गुलेरिया की यह बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तू कह तो सही रहा है कि हम साथ में आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। और जब अब भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मुझे मेरी ज़िंदगी फिर से दोबारा मिली है, तो फिर से क्यों ना उन जिम्मेदारियों को निभाया जाए। और ज़्यादा वक्त राजमहल को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से समझते ही होंगे ना कि राजमहल की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, वहाँ के कामकाज की, वहाँ के प्रोटेक्शन की। इसलिए अब मैं अपनी आंखों से देखते हुए अब उससे बच तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसी के लिए ही तो मुझे राजमहल में रखा गया था। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे को गले लगाकर बाय बोलकर अब नीचे उतरने लगते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब इस बात से हैरान था कि उन्हें एक बार भी उनके बेटे रोहित ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो वहाँ से उतर जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की थी कि जैसे ही वो यहाँ से उतरेगा तो रोहित उसे बोलेंगे, पापा कुछ समय के लिए और रुक जाओ ना। इसलिए उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि रोहित ने एक बार भी उसे रुकने के लिए नहीं कहा। और यहाँ अब तीनों बच्चे तो अब नींद में ही थे, क्योंकि बच्चों को तो अभी कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ से उनके पास से यश, पिंकी, उनकी दोनों मामियाँ, धनंजय पीरामल, बड़ी रानी आलिशा और लतिका ये सब अपने अपने रास्ते पर चले गए हैं। कुछ ही देर में वो सभी भी अब नीचे उतर जाते हैं और उन्हें लेने के लिए राजमहल की गाड़ी भी पहले से ही वहां पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय ने पहले ही गाड़ियों को वहां पर बुला लिया था। कुछ ही देर में वो बस अब रोहित के पैलेस के लिए अब बाकी के लोग निकल जाते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद अब वो सभी अब अपने अपने पैलेस में आ जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब रेखा मौसी अब रिया को जगाने लगती है, क्योंकि अब वो पैलेस में पहुंच चुके थे, तो इसलिए अब रिया को अपने कमरे तक पैदल ही जाना था। तो वहीं आयशा मारवा अब आर्यन और अलेक्जेंडर को बच्चों को ऐसे सोता हुआ देखकर अब भूमिका कहती है, हम बड़े ही इतना थक गए हैं, तो बच्चों का थकना तो बनता ही है ना, क्योंकि बच्चे जो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अपने रूम में जाऊं और अपने बेड पर सो जाऊं। भूमिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं, बिना डिनर किए कोई भी नहीं सोएगा, क्योंकि सोने से पहले सबको अपना डिनर करना होगा, खाली पेट कोई भी नहीं सो सकता। इसलिए अभी के लिए भी सब अपने अपने कमरे में जाएंगे और फ्रेश होकर जल्दी से दोबारा नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर मुझे मिलेंगे। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है कि ठीक है सर, हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। यहाँ अब किशन मामा कहते हैं कि ये सारे ही बच्चे नींद में ही एक दूसरे को बाय बोले हैं। लतिका भी धनंजय का हाथ पकड़कर गई थी, तो वहीं पिंकी और यश भी कैलाश अधिकारी का। यहाँ पर सभी अब नीचे उतर जाते हैं और यहाँ अब ड्राइवर बस को लेकर जाने लगता है। यहाँ पर सभी अब अपने पैलेस के अंदर आ जाते हैं, तो इधर किशन मामा कहते हैं, ऐसे ही एक घर का सपना कभी स्वाति मल्होत्रा ने देखा था
क्योंकि जब इस पैलेस को देखकर मुझे अब स्वाति की याद आ गई है, क्योंकि स्वाति बिल्कुल एक ऐसा ही पैलेस अपने लिए बनाना चाहती थी। किशन मामा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो बात वो भी इमोशनल होकर कह रहे हैं वो किसी को भी कुछ भी पता चले, क्योंकि इस बात को सिर्फ रोहित, अनिका और करण ये सब ही जानते थे। इवन करण तो ये भी जानता था कि ये एक्चुअल में ही ये पैलेस स्वाति का बनाया हुआ है, यहाँ का मैप, यहाँ का सब कुछ। अंदर आने के बाद अब करण हेड सर्वेंट से कहते हैं कुछ ऐसा बना दो जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि बस सभी बहुत ही थके हुए हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब हेड सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो सभी से कहता है कि पहले आप सभी पानी पी लीजिए। ये कहते हुए हेड सर्वेंट अब सभी के लिए पानी सर्व करता है। वो सभी के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर अब सभी ने अपने अपने पानी का गिलास उठा लिया था और फिर वो सभी अब एक एक करके रूम की तरफ पानी पीने के बाद जाने लगते हैं। यहाँ रेखा मौसी अब बच्चों से कहती है कि जल्दी से जाकर आप सब भी फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आना। देखो अब अपने रूम में जाकर फिर से सो मत जाना, क्योंकि अभी तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है। इस बात पर अब रिया कहती है ओके बड़ी मासी। ये कहते हुए ही अब तीनों ही बच्चे अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जॉन और रैनी ने निखिल और भूमिका को पहले ही बता दिया था कि रोहित सर और अनिका मैडम अभी यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए उनकी एब्सेंस में हमें ही अब उनके काम को निभाना होगा। इनकी बातों को सुनकर अब भूमिका कहती है इसका मतलब कि अब हमें रूम में ही खाना खाना होगा, क्या तुम यही कहना चाहते हो? इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ देर के बाद अब सभी फ्रेश होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। डिनर टेबल पर अभी सभी पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर भूमिका, निखिल, रोहित और अनिका अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि जॉन और रैनी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उन्हें अब आगे से क्या करना है। उन्हें वहां पर डाइनिंग टेबल पर ना देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं हेड सर्वेंट से कहते हैं ये सब भी अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने तो उन्हें यहाँ पर आने के लिए बोला था। इस बात पर अब हेड सर्वेंट ने कहा कि सर अनिका ने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम था एक दूसरे से, तो वो डिनर एक दूसरे के साथ ही अपने रूम में ही करेंगे। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है, तुम अब सभी को खाना सर्व करो। यहाँ पर अब सभी अपना अपना डिनर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी अपना डिनर अब तक फिनिश करने के बाद वो सभी अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वो सभी एक गहरी नींद में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि सच में ये सब इस 2-3 दिन की ट्रिप के बाद बहुत ही थक चुके थे। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने रूम में सो रहे किशन मल्होत्रा और अंजलि मामी, यहाँ पर किशन मामा का फ़ोन अब बजने लगता है। उस फ़ोन की रिंगटोन से ही करण यहाँ पर किशन मामा की नींद खुलती है, इसलिए वो जल्दी से अब उस फ़ोन को उठाकर अब अपने फ़ोन को चेक करता है कि किसका फ़ोन है। अपने फ़ोन को उठाकर किशन मामा जल्दी से अब बालकनी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके फ़ोन की आवाज़ से अंजलि अभी उठ जाए। कुछ ही देर में बालकनी में पहुंचकर वो अब अपना फ़ोन उठाकर कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे अभी फ़ोन मत करना। क्या तुम्हें एक बार में कहने से समझ में नहीं आता? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि आज मैं तुमसे मिल लूँगा और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा। देखो अगर अंजलि को पता चल गया ना तो सच में बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ये कहते हुए ही अब किशन मामा अब एकदम से ही शांत हो जाते हैं। तो तभी अब उनकी दूसरी तरफ से अब आवाज़ आती है ठीक है 2 घंटे बाद मुझे मिलो, मैं और ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तुमसे मिलना अभी बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कितने समय से ये सब सोच रहा था। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं ठीक है। ये कहते हुए ही अब किशन मामा फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो जल्दी से अपना बैग से अपने कपड़ों को निकाल कर शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। यहाँ अंजलि मामी अभी भी सो रही थी। कुछ देर के बाद अब किशन मामा जब शावर लेकर बाथरूम से अपने कमरे में वापस आते हैं तो अब वो बिल्कुल ही आराम से रेडी होते हैं। वो आवाज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अंजलि की नींद कितनी कच्ची है और अगर उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो वो झट से उठ जाएगी और पता नहीं कितने ही सवाल करेगी कि आखिर मैं इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो रहा हूँ। रेडी होने के बाद किशन मामा अब दबे पाँव अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास जाने लगते हैं और वहां जाने के बाद अब वो सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं।
जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सर्वेंट तो जगे हुए थे और वो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किशन मल्होत्रा को सामने देखकर अब एक सर्वेंट ने कहा कि सर चाय पियेंगे आप। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। वैसे तुम मुझे क्या बता सकते हो कि यहाँ से मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा? वो क्या है ना कि ये एरिया नया है और मेरे लिए, मुझे यहाँ के बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं पता। इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए और फिर आपको 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, क्योंकि 600 मीटर के डिस्टेंस के बाद ही आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिलेगा। वैसे अब यहाँ पर जो गाड़ी है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कैब बुक कर लूँगा मैं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर मेरी थोड़ी सी वॉकिंग भी तो हो जाएगी, क्योंकि इससे मेरी वॉकिंग होगी तो ये मेरे लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। ये कहते हुए ही अब किशन मामा ने सर्वेंट को की बात को टालते हुए कहा और अब वो वहाँ से निकलकर अब बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में धनंजय पीरामल की आंख अपने रूम में खुलती है, क्योंकि सुबह सुबह वो भी अब उठ चुके थे तो बार बार उनके दिमाग में अभी यही बातें आ रही थी कि क्या उनके बेटे रोहित के मन में उनके लिए कोई प्यार या लगाव है ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर जब से उन सबको गुड बाय बोलकर राजमहल के लिए निकले थे तब से लेकर तो रोहित ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। इवन रोहित ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। इस वजह से ही अब धनंजय को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। धनंजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि रोहित उसे एक बार तो रोकेंगे, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन तक वो राजमहल में थे तो उसी लगाव को देखकर ही उसने सोचा था कि, लेकिन यहाँ तो उनकी उम्मीदों पर पानी पूरी तरह से फिर गया था। लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान थे कि जिसे वो रोहित समझ रहे थे एक्चुअल में वो रोहित नहीं बल्कि वो तो जॉन था। और जॉन एक रोबोट था, इसलिए रोबोट में एक ह्यूमन इमोशंस होता ही नहीं है।